हेलो एंड वेलकम बच्चों टू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स आईएससी एंड दिस इज सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चलो बढ़िया। ये चैप्टर एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को मिला के बना है। थर्ड चैप्टर में याद है आपने क्या पढ़े थे? वी सॉ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वी सॉ द प्रॉब्लम्स। एंड फोर्थ चैप्टर में हमने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी देखा। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर ही ये चैप्टर बना है। ऑलराइट, आ जाओ। एंड ये चैप्टर कंप्लीट करते ही अपना 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा अपना एक होगा, एंड दैट सेगमेंट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स इज 5 चैप्टर्स। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स तो चल ही रहा है। ठीक है ना? चलो ओके। इंडियन इकोनॉमी सीबीएसई वाला पार्ट आईएससी का सेम रहता है, वो पार्ट करेक्ट। सीबीएसई 12। ओके आओ। Solutions to the basic economic problems. Let's revise the basic economic problems. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है याद है? वो तो सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो तो लास्ट में आता है। फंडामेंटल प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम था स्कैर्सिटी का। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम था अपना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कौन सा प्रॉब्लम था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बोलो पहला प्रॉब्लम क्या था? फंडामेंटल प्रॉब्लम, दैट इज स्कैर्सिटी। दूसरा प्रॉब्लम था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तीसरा प्रॉब्लम था सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में 3 मेजर प्रॉब्लम्स थे: एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में था WH। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में 2 थे: फुलर यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में सिर्फ वही था। ठीक है, चलो ओके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकाला जाए, यही अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना? मेरे को बताना एक चीज, ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है सारे इकोनॉमी में होता है कि नहीं? सारे इकोनॉमी में होगा, चाहे वो पुअर कंट्री हो चाहे वो रिच कंट्री हो, हर एक कंट्री में होगा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम तो सबके पास है, पर सॉल्यूशंस अलग अलग तरीके से होता है। लाइक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो सॉल्व करेगा अलग तरीके से। सोशलिस्ट कंट्री है, वो सॉल्व करेगा अलग तरीके से। ठीक है ना? आ जाओ समझते हैं, इसको अंडरलाइन करते मार्क करते हैं। ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है बच्चों, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये कॉमन है। दिस इज कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमन है टू ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पर इनका सल्यूशन बच्चों अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, अलग अलग तरीके से। जैसे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ये नट शेल में है। नट शेल समझ में आता है क्या? हाँ, छोटे फॉर्मेट में, समराइजिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। आओ, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। कैपिटलिस्ट कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। तुम लोगों को फोर्थ चैप्टर में पढ़ाया हुआ है व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म। तुम लोग जो किया है उनको पता होगा। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब हो गया कैसे प्राइसेस सेट होता है, ऊपर नीचे करके डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस सेट होता है। वो हम बहुत बार बता चुके तुम लोग को, वो आइडिया सेम ही है। ठीक है ना? तो कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे यूएस हो गया, जहां पे सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर होल्ड करता है, जैसा आपने देखे हैं, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व किससे होगा बच्चों? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है मैं रिवाइज करा देता हूं। ये वो कंट्री है जहां सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट होल्ड करता है। यहां कोई भी प्राइवेट सेक्टर फर्म नहीं होगा, सारा फर्म किसका बनाया हुआ होगा? गवर्नमेंट का। ठीक है ना? लाइक एडीएनसी इज अ प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट आदमी होल्ड कर रहा है। पर अगर सोशलिज्म होता ना इंडिया में, तो एडीएनसी भी किसका होता? गवर्नमेंट का होता। गवर्नमेंट का कंपनी होता ये, मेरे को क्या पता, बस वो मैनेजर बना के रखता। ठीक है ना? तो सोशलिज्म में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड कैपिटलिज्म में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। आ जाओ। तो सोशलिज्म में क्या है? सारा प्रॉब्लम्स का हल निकालता है गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स, अगर सब कुछ गवर्नमेंट ओन करेगा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा।
गवर्नमेंट का कौन सा विंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? उसको अपने बोलते हैं सीपीए, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। बोलो सीपीए क्या हुआ? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है ना? आज अपने बोलते हैं ना गवर्नमेंट टैक्स लेता है, मोर प्रिसाइजली अपने को बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो टैक्स लेता है। ठीक है ना? तो वैसी सोशलिज्म कंट्रीज में प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा बताओ? सीपीए, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है ना? ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। आ जाओ, सेंट्रल प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। किस चीज का क्या प्राइस सेट करना है ये डिमांड सप्लाई नहीं बताता, ये कौन बताता है? गवर्नमेंट बताता है। ठीक है ना? नेक्स्ट आओ मिक्स्ड इकोनॉमी में। एनी आइडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता होगा? जैसे इंडिया है, यस, जहां सब कुछ ओन करता है, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर, दोनों का अपना अपना क्या है, बाउंड्री सेट किया हुआ है। लाइक बैंकिंग सेक्टर पकड़ लो, बैंकिंग सेक्टर में कुछ प्राइवेट बैंक्स है, से फॉर एग्जांपल HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सारे क्या हो गए? प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक बैंक्स भी है, जैसे SBI सबसे बड़ा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, RBI भी बोल सकते हैं। हाँ, RBI तो खैर किंग पिन हो गया पूरा, एपेक्स बैंक हो गया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही मिल बांट के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब यहां पे तुमको प्राइस मैकेनिज्म भी दिखेगा, चीजों का प्राइसेस डिमांड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी एज अ वॉच डॉग ऊपर रहेगा। यू नो हुज अ वॉच डॉग? हाँ, सुपरविजन करता है। वॉच डॉग क्या है? सुपरविजन करता है। जैसे बैंक्स बहुत सारे हैं, सब काम करो, पर सबके ऊपर कौन वॉच कर रहा है? RBI। यस, और इंटरवीन भी कर सकता है, रूल सेट भी कर सकता है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जियो, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह है, वो सब जैसे ऑपरेट करना है करो, पर उनके ऊपर में एक गवर्नमेंट का वॉचडॉग है, ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई जो बोलता है वही इन लोग को क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, BSNL गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर भी ट्राई है एज अ वॉचडॉग। ठीक है ना? चलो ओके। मिक्स्ड इकोनॉमी में बच्चों प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है, प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है, मतलब डिमांड सप्लाई का खेला रहेगा, और उसके साथ साथ एक्टिव रेगुलेशन होता है स्टेट का। स्टेट का मतलब समझ में आता है तुम लोग को? गवर्नमेंट। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, स्टेट मतलब सिंपली गवर्नमेंट। ठीक है ना? जैसे आज कोरोना के समय मास्क, सैनिटाइजर्स का प्राइस एकदम स्काई रॉकेट हो रहा था, बढ़ते जा रहा था एकदम। कौन सा रोल प्ले कर रहा होगा उस केस में? प्राइस मैकेनिज्म। डिमांड बढ़ते जा रहा था मास्क का, सैनिटाइजर का, तो प्राइसेस भी बढ़ते जा रहा था। फाइनली क्या हुआ? एक्टिव रेगुलेशन हुआ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने आके बोला नहीं, इतना प्राइसेस नहीं बढ़ सकता है, सैनिटाइजर का प्राइसेस उसके ML से डबल ही होगा मैक्स टू मैक्स। इसका मतलब समझ में आता तुम लोग को? कि मतलब 250 ml का अगर सैनिटाइजर है, ओह हाफ होगा, उसका प्राइस 125 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता। उसके अंदर तुम लोगों को डिमांड सप्लाई का खेला खेलना है, खेलो तुम लोग, पर 125 के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो ये एकदम नटशेल में बता दिए ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है, चलो बोलो मेरे साथ। सबसे पहला इकोनॉमी क्या था? कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, जहां प्राइसेस सेट होता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। नेक्स्ट, सोशलिज्म में CPA, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सारे प्राइसेस को सेट करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइस मैकेनिज्म प्लस रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो ओके ओके। आओ, सबसे पहले और सबसे बड़ा है कैपिटलिज्म में कैसे बेसिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाला जाए। ये सबसे बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का। खैर अपना एम रहेगा नेक्स्ट क्लास तक इस चैप्टर को ओवर कर दे। यस, 2 क्लास में ये चैप्टर को अपने ओवर करेंगे।
टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं नहीं, फटाफट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। पहले तो मैं कटवा देता हूं जो जो काम का नहीं है, उससे बच्चे काफी प्रसन्न होते हैं। आओ, क्या क्या है? एडवांटेजेस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। पूरा मत काटना, ऊपर में बस क्रॉस मार देना एक। बिकॉज देखो 11 का खेला है ना, 11 में स्कूल स्पेसिफिक चीजें होती है, किसी के आ सकता है किसी के नहीं आ सकता है, पर तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से दिस इज नॉट देयर। नहीं, तुम लोग का आईएससी का सिलेबस जो आता है 11 में, स्कूल वाला उसको हार्डली फॉलो, वही फॉलो करना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म नहीं आता है कोई भी स्कूल में जनरली। तुम्हारा स्कूल अगर हिटलर स्कूल है तब दे देगा तुम लोग को। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ये भी नहीं आता है जनरली, पर अपने क्या है, एनी थ्री पढ़ेंगे। एनी थ्री मतलब मान के चलो कि नहीं ही आएगा, पर थोड़ा सा अपने देख लेंगे। हाँ चलो, बाकी सब आएगा, बाकी है ही नहीं कुछ। वो तुम्हारा 8 पेज का चैप्टर है, उसमें 1.5 पेज कटा हुआ हो तो खुश रहो उसमें। सोचो ना, वो सेकंड चैप्टर जो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, 8 से 9 क्लास लगा था उसको, 22 पेजेस था उसमें, वो भी सब एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। वो सबसे बड़ा चैप्टर। अच्छा है ना, इसलिए पहले वही करा देते हैं हम, सबसे पहले अपने स्टार्ट वही करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले वही स्टार्ट करते ताकि एक बार वो क्लियर हो जाए ना तो हेडेक ही नहीं रहेगी फिर। आराम से 10-12 घंटे ऐसे करेगा। अच्छा, एक रात का बात है बस। अगर अगर इसको ना अच्छे से डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करना तो और 2 बार देख लो। ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते फिर अपने, कि भैया कैपिटलिज्म में कैसे सॉल्यूशंस पाया जाए। और जैसा मैंने बताया, हल एक ही है सारे प्रॉब्लम्स का, प्राइस मैकेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ प्राइस मैकेनिज्म। आओ, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो डेफिनेशन को, यहां से ये पूछता है जनरली। Price mechanism refers to the mechanism in which prices play the main role. Of course, यहां पे prices will play the main role. किस चीज में वो मेन रोल प्ले करेगा? It influences the activities. वो इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटीज को। बोलो, प्राइसेस किस चीज को इन्फ्लुएंस करेगा? एक्टिविटीज को। किसके एक्टिविटीज को? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड रिसोर्स सप्लायर्स। प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स समझ में आ गया, बट नाउ व्हाट इज रिसोर्स सप्लायर्स? जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, यस, और इन अ बेटर वे जो आलसी होते हैं, जो एलएलसी सप्लाई करते हैं। एलएलसी पता है तुमको? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड पकड़, ठीक है ना? ये तीनों प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, रिसोर्स सप्लायर्स, ये तीनों अपना एक्टिविटीज परफॉर्म करता है सिर्फ एक चीज को देखकर, प्राइसेस को देखकर। उसी सिस्टम को अपने क्या बोलेंगे? प्राइस मैकेनिज्म। एक काम करो, एक्टिविटीज के पास स्लैश मार के लिख लो डिसीजंस। एक्टिविटीज के पास स्लैश मार के लिख लो डिसीजंस। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, रिसोर्स सप्लायर्स का डिसीजंस लिया जाता है प्राइसेस को देखकर। लाइक तुम लोग खुद सोचो, कंज्यूमर्स प्राइस के हिसाब से कैसे डिसीजन लेता होगा? अगर प्राइसेस बढ़ा हुआ होगा तो कंज्यूमर्स क्या डिसाइड करेगा? कि नहीं लेंगे हम, या तो कम क्वांटिटी लेंगे, डिमांड कम हो जाएगा ना। और प्रोड्यूसर्स क्या सोचता है उस केस में? कि ज्यादा प्रोड्यूस करे। अगर प्राइस बढ़ा हुआ होगा तो प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट मिलेगा ना अच्छा खासा, तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे। वो अलग अलग रोल्स है। अपने यहां सोली किसका बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर, तुम प्रोड्यूसर है, तुम्हारा अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ते जा रहा है मार्केट में तो तुम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो चीज। पर अगर बिकेगा नहीं तो देख रहेगा। डिमांड कांस्टेंट मानेंगे उस केस में, डिमांड कांस्टेंट मानेंगे। और तुम अगर कंज्यूमर का बात कर रहा है तो अपने उस वक्त सप्लाई कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना, दोनों मिलाकर नहीं देखेंगे इसमें। और रिसोर्स सप्लायर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर भी प्राइसेस को देखकर ही अपना डिसीजन लेता है। लाइक लेबर, लेबर क्या देखेगा, वेजेस देखेगा। अगर वेज ज्यादा होगा तब काम कर लेगा वो, और वेज अगर कम होगा तो सोचेगा फिर कि कहाँ काम करे, या मैं अभी काम करूं कि नहीं करूं, और पढ़ाई कर लेता हूं। ठीक है। So this is the thing. ऐसा ही होता है, तुम लोग बीकॉम वगैरह कर लेगा, बीबीए वगैरह कर लेगा, फिर तुम लोग के पास दो ऑप्शन रहेगा, एमबीए करे या तो जॉब करे। जॉब अगर अच्छा खासा मिल जा रहा है तो सोचोगे एक दो साल जॉब कर लेंगे, नहीं तो सीधे एमबीए में घुस जाओ। बीबीए के बाद जॉब मिलना तो बहुत अच्छा किसमें तो अच्छा कॉन्टैक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया है, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरवीनिंग। यहाँ पे सब कोई का डिसीजन सिर्फ एक ही चीज इंफ्लुएंस करेगा, एंड दैट इज प्राइसेस। उस सिस्टम को अपने क्या बोलेंगे, प्राइस मैकेनिज्म। चलो एक बार पढ़ लो मेरे साथ। प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू अ मैकेनिज्म in which prices play the main role in influencing the decisions of producers, consumers and resource suppliers. Resource suppliers LLCE किसको देखेगा इन लोग, RWIP को देखेगा। RWIP को देख के इन लोग बिकेगा, ठीक है ना। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है ना। लैंड को क्या मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, और लेबर को वेजेस। कैपिटल मतलब पैसा वगैरह हो गया, लोन जो लेते हैं हम लोग उसके लिए अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मशीनरी भी आता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। चलो बोलो मेरे साथ, प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू अ मैकेनिज्म इन विच prices play the main role in influencing the decisions of producers, consumers and resource suppliers. वो सब चल जाए। चलो ओके, अब एक चीज समझना, प्राइस मैकेनिज्म का दो हथियार है। एक हथियार अपने देख चुके, प्राइस। प्राइस मैकेनिज्म दो कंपोनेंट से बना है, एक हो गया प्राइस, और प्राइसेस पता है कहां सेट होता है, प्राइसेस कहां सेट होता है, मार्केट में सेट होता है ना। बायर्स सेलर्स कहां मिलते हैं, मार्केट में। डिमांड सप्लाई कहां दिखता है अपने को, मार्केट में। तो उसका दूसरा कंपोनेंट लिख लो, मार्केट। प्राइस मैकेनिज्म के ये दो सुपर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ये दोनों रहेगा तभी प्राइस मैकेनिज्म वर्क कर सकता है, ठीक है ना। आ जाओ ओके। हाँ, तो यहां पे आते हैं सीधे अब, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस, एंड सेकेंडली वी हैव मार्केट। आओ प्राइसेस को मार्क करते फटाफट, इजी है, आ जाओ। प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है प्राइसेस के थ्रू, ये हमने अभी बहुत बार देख लिया। यहां बताओ प्राइसेस कौन सेट करता होगा, गवर्नमेंट सेट करता है क्या, सप्लायर सेट करता है, नहीं, डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेट करता है। सप्लायर प्राइस सेट नहीं करता, ये अपना एक गलत धारणा है। समझाते हैं क्यों। अगर पकड़ लो मैगी है जो 12 रुपया का आता है अभी, मैगी पकड़ लो सडनली 14 रुपीज का हो गया क्या, मैगी पकड़ लो सडनली अपना प्राइस 30 रुपीज कर देगा, तो सप्लायर सेट किया यहाँ पे, राइट। सप्लायर सेट किया प्राइसेस मैगी का, पर उस समय उतना बिकेगा ही नहीं, फिर नोबडी विल बाय मैगी, कम करना होगा फिर, है ना। 30 रुपए में डिमांड ही नहीं रहेगा, तो वो काट के अगेन कितना में आ जाएगा, वो 15 रुपया में। तो बोलो क्या सप्लायर सेट किया यहाँ पे, नहीं, यहाँ सप्लायर, सप्लाई और डिमांड मिलके प्राइसेस को सेट कर, ठीक है ना। आज हम इको का फीस 3000 रुपये रख देंगे कोई आएगा ही नहीं,
तो मेरे को फिर वापस कम करना पड़ेगा ना। तो सप्लायर नेवर सेट्स द प्राइसेस, ठीक है ना। तुम लोगों को बताए थे 4th चैप्टर में एग्जांपल देकर एक, कि पकड़ लो आई हैव अ यूनिट जो मेरे को 50 रुपए में बेचना है। 80 रुपए में जाके हाँ, और 5 जन है। तुम इसका मेरे को बोला भी था, हाँ, चौथा जन खरीदता है इसमें 17 रुपए। फर्स्ट जन खरीदेगा। आप कुछ भी ले लो। इसमें 14 जन का। हाँ, तो मुझे 50 रुपए में एक यूनिट बेचना है, पर है मेरे सामने कितने लोग, 5 लोग हैं। तो मेरे मन में लालच आएगा, मैं इसका 60 रुपया करूंगा, तो 2 जन गायब हो जाएंगे। फिर भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, अभी भी मन में लालच आएगा मेरे, मैं 70 रुपीज कर दूंगा, तो 2 जन और आप गायब। बोले थे एक का- तो अभी कितने लोग हैं, एक। एक ही लोग है, मेरे मन में और लालच आएगा, मैं 80 रुपीज कर दूंगा। अगर ये भी चला जाएगा तो मैं उनको बोलूंगा रिटर्न आ जाइए, मैं 70 रुपए में बेच दूंगा, नो प्रॉब्लम। यस, मतलब 70 आपको बहुत ज्यादा तो प्राइसेस क्या सप्लायर सेट किया क्या यहाँ पे, नहीं। सप्लायर एंड डिमांड करने वाले दोनों मिलकर सेट किए, ठीक है ना। जो दोनों के लिए कन्वीनियंट प्राइस था वही अब प्राइस सेट हुआ। इसी सिस्टम को जहां डिमांड एंड सप्लाई प्राइस सेट करता है, क्या बोलेंगे अपने, प्राइस मैकेनिज्म। भैया अगर बेचने वाले का 5% से ज्यादा बॉन्डिंग होगा तो उसी को ले लियो सस्ते में। तो यहाँ बॉन्डिंग का नहीं चल रहा है क्या मतलब। तुम तो बाबू बहुत एकदम है ना, ये बॉन्डिंग रिलेशनशिप फेज में आ जाते हो तुम। हाँ, कल से बॉन्डिंग देख के बताएंगे। कि चाइना से बॉन्ड क्रिएट करना है, बटर देंगे उनको हम लोग, ठीक है, ठीक रिश्तेदार है। है। आओ, प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है प्राइसेस के थ्रू। आ जाओ, ध्यान देते हैं इसमें। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या लगा हुआ होता है बच्चों, प्राइस टैग। मैंने मान के चल रहे, वे नॉट टॉकिंग अबाउट फ्री गुड्स, फ्री गुड्स हैज नो प्राइस टैग। यहां बात कौन सी गुड्स का कर रहे हैं अपने, इकोनॉमिक गुड्स का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसका प्राइस लगा हुआ हो, तो चाहे 1 रुपए क्यों ना लगा हुआ हो, प्राइस लगा हुआ होता है, ठीक है ना। आ जाओ, प्राइस क्यों लगा हुआ होता है, प्राइस क्यों लगा हुआ होता है, बिकॉज बनाने का कुछ खर्चा होता है जी, है ना, बनाने का कुछ खर्चा होता है। अगर बनाने का कॉस्ट ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा रहेगा, कॉस्ट कम है तो प्राइस भी कम रहेगा, ठीक है ना। आओ अब हम लोग 3 चीज देखेंगे, 1 2 एंड 3। कंज्यूमर्स पे करता है प्राइसेस, कंज्यूमर्स किस लिए प्राइसेस पे करता है, कमोडिटी खरीदने के लिए, है ना, टू बाई सम गुड्स, टू बाई सम गुड्स। प्रोड्यूसर्स सेल करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स खरीदता है तो प्रोड्यूसर्स को सेल करना पड़ेगा ना। प्रोड्यूसर सेल करेगा गुड्स एंड सर्विसेज ओनली व्हेन क्या मिले उसको, दे गेट अप्रोप्रिएट प्राइसेस। अगर उनको प्रॉपर प्राइस मिलेगा तभी तो वो सेल करेंगे, थोड़ी ना वो कॉस्ट से कम में सेल कर देंगे, है ना। आ जाओ नेक्स्ट, वापस से प्रोड्यूसर का बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर खरीदता भी है कुछ, प्रोड्यूसर क्या खरीदता है पता है, लेबर काट देना, लेबर के बदले लिख देना फैक्टर सर्विसेज, LLC। क्योंकि प्रोड्यूसर सिर्फ लेबर को नहीं खरीदता है, रॉ मटेरियल्स भी खरीदता है, वो लैंड में आ गया, कैपिटल भी लेता है, लोन भी लेता है ना। तो प्रोड्यूसर जहां सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज कुछ प्राइस में, वही प्रोड्यूसर बाई भी करता है, क्या बाई करता है बोलो, फैक्टर सर्विसेज बाई करता है, दैट इज LLC, है ना। और वो कब बाई करेगा LLC को, जब उसका प्राइसेस ठीक हो, अप्रोप्रिएट हो, है ना। आज लेबर मांगे ₹1,00,000 और काम करेगा 5,000 का, तब थोड़ी ना वो चीज, ठीक है ना। आज मेरी मासी है, मेरी मासी क्या इंश्योरेंस का काम करती है, तो वो आदमी लोग को रख के रखी है जो कॉल करके परेशान करते हैं लोगों को कि इंश्योरेंस ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए। मासी उन लोगों को एक ही बात बोली कि भाई तुमको जितना रुपया मेरे से चाहिए सैलरी में तुम मेरे से मांग लो, तो मेरे को 3 गुना कमा के दोगे। हाँ, वो इनका टारगेट देता है। तुमको ₹1,00,000 चाहिए सैलरी, तुम मेरे से ₹1,00,000 ले लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम में क्षमता है, तुमको मेरे को 3 लाख कमा के देना पड़ेगा, तुमको नेक्स्ट मंथ 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए, ले लो 2 लाख रुपया, पर 6 लाख देना पड़ेगा कमा के। तो वही होता है ना, प्रोड्यूसर्स बाई करते हैं फैक्टर सर्विसेज को, और उसके लिए उन्हें क्या पे करना पड़ता है, प्राइसेस, राइट। और उसी को अपने क्या बोलते हैं बोलो तो, RWI। उन प्राइसेस को अपने क्या बोलते हैं, RWI, सिंपल। तो वही है, गुड्स हो गया, चाहे सर्विसेज हो गया, चाहे फैक्टर सर्विसेज हो गया, सबका बाइंग एंड सेलिंग के पीछे कौन है, प्राइसेस। सबके पीछे कौन है, प्राइसेस। और उस सिस्टम को अपने क्या बोलेंगे, प्राइस मैकेनिज्म। क्लियर है यहां तक? यू गाइस नो द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड फैक्टर सर्विस, बताया हुआ पहले भी। फैक्टर सर्विस जो LLC, यस, फैक्टर सर्विस इज ओनली LLC, बट सर्विस जो नॉर्मल कंज्यूमर्स को देते हैं। एग्जांपल्स दिए थे। सर्विस तुम लोग कॉमर्स में पढ़ेगा, ये चीज कॉमर्स में या तो 11 या 12 में पढ़ेगा। सर्विस में 7-8 आइटम्स आता है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब चीज तुम्हारा किस, शिपिंग, ये सब चीज किस में आएगा, सर्विसेज में, ठीक है ना। बाकी LLC ई सब फैक्टर सर्विस। आज डॉक्टर जो सर्विस दे रहे हैं अपना, वो लेबर हो गए, एज टू ट्रेड। आज डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है उसको, वो लेबर में आता है। वो अपने नॉर्मल बोलचाल में फैक्टर सर्विस नहीं बोलते, अपने क्या बोलते हैं, सिंपली गुड्स या सर्विस। पर इकोनॉमिकली तो तुमको क्लियर कट पढ़ना पड़ेगा ना। आज टीचर भी जो पढ़ा रहा है, टीचर भी क्या हो गया यहाँ पे, लेबर। बस हम लोग लेबर क्लास है सब। ए बाबा तुम्हें ना मत बोलो ज्यादा, ये सर तुमको पढ़ाई करने का पैसा मिलता है क्या कि बेटा पढ़, मतलब एक क्लास अटेंड कर 100 रुपए देंगे तेरे को। वाह कंज्यूमर को लेबर बनना है। आओ ओके, ठीक है। तो प्राइस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, प्राइसेस डिटरमिन होता है थ्रू मार्केट फोर्सेस। मार्केट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड हियर। थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां कुछ बच्चे क्या बोल के आ जाते हैं, कौन प्राइस सेट कर रहा है, डिमांड सप्लाई। गलत, क्या बोलेंगे, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड। बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स का होना जरूरी है। एक बायर हो, एक सेलर हो, उसके बीच में प्राइस सेट हो रहा है, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, ओके। बायर्स डिमांड साइड दिखाता है और सेलर्स सप्लाई साइड दिखाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। बायर्स क्या क्रिएट करेगा, डिमांड, और सप्लायर्स, सेलर्स क्या क्रिएट करेगा, सप्लाई। सिंपल, हाँ ओके। कंपटीशन होता है बायर्स के बीच में टू बाई। फील करो इसको, कंपटीशन होता है बायर्स के बीच में टू बाई द कमोडिटी। आज यहां पे किसके बीच में कंपटीशन था, 1 2 3 4 5, मतलब बायर्स के बीच में कंपटीशन था। कमोडिटी तो एक था, यूनिट भी एक था ना, और 5 लोग थे, तो कंपटीशन छिड़ गया था बायर्स के बीच में कि मैं आपको ज्यादा रुपया दूंगा, मैं आपको ज्यादा रुपया दूंगा, ऑप्शन वैसे ही बच्चों कंपटीशन होता है सेलर्स के बीच में टू सेल। आज सब्जी मंडी जाओगे, इतने सारे सेलर्स मिलेंगे वहां पे, सब वो आलू प्याज बेच रहे हैं, तो उनके बीच में भी कंपटीशन होता है ना, कि हमसे खरीदिए ऐसे करके। ये सारा क्या बहुत डायनामिक चीज है, ये स्टैटिक नहीं है, ये हर एक सेकंड में होता रहता है, हर एक सेकंड में। और इसी के इंटरैक्शन से सेट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ये तुम लोग 12 में पढ़ेगा ढंग से, एक चैप्टर आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम, वहां पे पढ़ेगा। इसी से सेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम वहां बोलते हैं समझौते वाला प्राइस, समझौता वाला प्राइस। समझौता समझ में आ गया, कॉम्प्रोमाइज, है ना। यहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं,
क्योंकि आइडियली बायर्स वांट लीस्ट प्राइसेस एंड सेलर्स वांट मोस्ट मैक्सिमम प्राइसेस, तो कोई बीच में आके दोनों को मिलना पड़ता है। वो समझौते वाली प्राइस को अपने क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां पे दिख रहा है क्या वो चीज, नहीं दिख रहा है यहाँ पे? 70 रुपीज दिख रहा है, 70 दिख रहा है तो हाँ, 70 रुपीज में बायर भी खुश है और सेलर भी खुश है। यहां पे सिर्फ कौन खुश था, बायर, और यहां पे सिर्फ कौन खुश था, सेलर। तो ये तो पॉसिबल नहीं ना, अपने को बीच में मिलना पड़ेगा कहीं पे। तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। इनफैक्ट तुम लोग जो भी आइटम अभी खरीद रहे हो वो प्राइस क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। तुम लेस खरीद रहे हो 10 रुपए में, वो प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है ना? हाँ हाँ, आज पकड़ लो कोई बैग 1 लाख रुपए का आ रहा है, गुच्ची लिखा हुआ है उसमें, तो ये जो 1 लाख रुपया है ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। बिकॉज यार खरीदने वाले भी खुश है और बेचने वाले भी खुश है। खरीदने वाले तो खुश नहीं होते हैं। चलो ठीक है, ओके आओ, ओके ओके। सो कंपटीशन के कारण प्राइसेस अल्टीमेटली सेटल डाउन एट द इक्विलिब्रियम लेवल। तुम लोग ऐसा कुछ कर्व देखेगा बाद में, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व और इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। बीच में दोनों मिलते हैं ना, इस पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है ना? आओ ये डेफिनेशन तुम लोग का पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में। Equilibrium price refers to the price at which quantity demanded is equal to quantity supplied. एक ऐसा प्राइस है जहां क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस इज अ वेरी सेंसिटिव इंडेक्स, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इंडेक्स। कहने का मतलब है इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। प्राइस कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। प्राइस हर एक केस में सारे कमोडिटी का चेंज होता है, फ्लक्चुएट करता है प्राइस एज पर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना? आज बैंगलोर, बैंगलोर में जो लोग जाते हैं ना बैंगलोर में जॉब करने, सब रेंट में रहते हैं। इतने लोग बैंगलोर में जा रहे थे, इतने लोग रेंट पे कर रहे थे, तो लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे पता है, रेंट बहुत बढ़ाते जा रहे थे। तो ये छल कपट से बचने के लिए अब बहुत लोग बैंगलोर को छोड़ के हैदराबाद, मुंबई, पुणे शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज पानी बढ़ते जाता है ना, तो वहां का भी डिमांड कम हो रहा है। तो क्या बैंगलोर से बहुत लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं बाहर, तो अब जो लैंडलॉर्ड्स है, हाँ लैंडलॉर्ड्स का प्रॉपर्टी अब वेकेंट पड़ा हुआ है, कोई रेंट में ले नहीं रहा उनका प्रॉपर्टी, तो वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए कम करते जा रहे हैं अपना रेंट। इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इज वेरी सेंसिटिव इंडेक्स, हर चीज का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना? आ जाओ, चलो ओके। अब आओ बेटा मार्केट में, बुक में मत देखना एक बार। मार्केट का डेफिनेशन तो तुम लोग के टेस्ट में भी हम दिए थे। मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच buyers and sellers of a commodity are able to communicate and interact with each other to strike a deal, to strike a deal about two things. Strike a deal about the price and quantity to be bought and sold. It is not necessarily a fixed place. चलो वापस से एक बार आओ। Market refers to a system in which buyers and sellers of a commodity are able to communicate and interact with each other to strike a deal about two things, about price and quantity to be bought and sold. नहीं, strike a deal about price and quantity. आपने पहले ये भी बोला था एक बार, come together to communicate. Come together तो एकदम पॉसिबल नहीं। कुछ तो ऐसा था। कम टुगेदर का मतलब कि फिजिकली मिलना होगा उनको,
पर ऐसा तो जरूरी नहीं है। Amazon में तो यू नेवर फिजिकली मीट योर सेलर, है ना। तुमको समझ में आया क्या बोले हम? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, मार्केट में कौन कौन मिलते हैं, बायर्स मिलते हैं, सेलर्स मिलते हैं, एंड दोनों के बीच में एक कमोडिटी का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है ना। एंड ये दोनों जो मिलते हैं, ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं दो चीजों को लेके। यस, आज आलू खरीदना है अपने को जाके, तो कितने रुपए में खरीदना है, प्राइस, और कितना खरीदना है, क्वांटिटी, ठीक है ना। पानी भर के आ जाओ वहां से, पानी भर के आ जाओ। मैं पानी, पानी हो गई। प्राइस मैकेनिज्म, ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो बेटा बोलना, मेरे को बोलना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें आईडी पासवर्ड भूल गए, इसका अपडेट आ रहा है इसमें बीच बीच में, ग्राफिक में अपडेट आता है ना, ग्राफिक कार्ड में। चलो ओके, फटाफट मार्क कर लेते हैं इसको, अपने को पता तो वही ऑलरेडी। ये जो डिमांड सप्लाई का गेम है, ये गेम कौन से प्लेग्राउंड में खेला जाता है? मार्केट में। ये गेम खेला जाता है मार्केट के अंदर। आ जाओ। मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होता है तीनों चीजों का। किन तीन चीजों का? गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स। मार्केट का डेफिनेशन आप लोगों को बताया हुआ ऑलरेडी। मार्केट मीन्स अ सिस्टम इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर टू स्ट्राइक अ डील अबाउट टू थिंग्स, अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। जरूरी नहीं है कि वो एक फिक्स्ड और फिजिकल प्लेस हो, इट माइट बी डिजिटल एज वेल, ठीक है ना। टू टाइप्स ऑफ मार्केट पूरा सेम है जो अपने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। टू टाइप्स ऑफ मार्केट, एक होता है प्रोडक्ट मार्केट और एक होता है फैक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में लेवा बेची होता है गैस का, गैस का लेवा बेची होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फैक्टर मार्केट में लेवा बेची होगा फैक्टर सर्विसेज का, एलएलसी। प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग सेलिंग होता है, जैसे अमेजोन हो गया, उबर हो गया। उबर क्यों आएगा प्रोडक्ट मार्केट में? सर्विस, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसा सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन, यस, है ना। वैसे फैक्टर मार्केट में लेवा बेची होता है एलएलसी का, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर का। जैसे यहां पे तुम्हारा बैंकिंग साइट्स हो गया, बैंकिंग साइट्स अपने को क्या प्रोवाइड करेगा? कैपिटल, है ना, लोन प्रोवाइड करेगा। मैजिक ब्रिक्स बताए थे, हाँ, लैंड हो गया ना। मैजिक ब्रिक्स में जाके लोग देखते कौन सा लैंड खरीदना है। प्रोडक्ट मार्केट कैसे? हाँ बोल सकती हूँ वैसे, मैंने यार रेंट के हिसाब से बात कर रहे हो, ठीक है ना, कि तुम वहां प्रॉपर्टीज को देख रही हो, तुमको जो रेंट में लेना है उस हिसाब से देख रही हो, ठीक है। तब वो गुड्स में आ जाएगा, तब वो गुड्स में आ जाएगा। लेबर के लिए लिंक्डइन हो गया, पर लिंक्डइन में लेबर मिलता है कि नौकरी.com वगैरह में मिलेगा? हाय होता है उसमें, मेरे को लगा वो सोशल नेटवर्किंग साइट है फॉर लेबर्स, फॉर एंटरप्रेन्योर्स। सीवीज अपलोड होता है वहां पे। अच्छा, ठीक है, तो लिंक्डइन। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्राइस मैकेनिज्म का एक प्राइमरी ज्ञान। आओ रिवाइज करते एक बार। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू, साइना, price mechanism refers to a mechanism in which prices play the main role in influencing the decisions या फिर activities of producers, consumers and resource suppliers। चलो ओके, टू सम अप, आओ फटाफट मार्क कर लेते हैं इसको। प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कोऑर्डिनेट करता है डिसीजंस को,
जिसके थ्रू लोग डिसीजंस लेते हैं। कौन से इकोनॉमी में बच्चों? फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। जिन्होंने 4th चैप्टर किया है दे विल नो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म लाफेरी फ्रेंच मिनिमम उसको लाइजे फेयर नहीं बोलेंगे हम लोग, लाइफ फेयर, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, फ्रेंच वर्ड है। आ जाओ बच्चों, प्राइस मैकेनिज्म एकदम फंडामेंटल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए। कैपिटलिज्म विल नॉट वर्क विदाउट प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है ना? क्यों? बिकॉज कैपिटलिज्म इज एन अनप्लान्ड इकोनॉमी। कैसे पता अनप्लान्ड है कैपिटलिज्म? सब कुछ वो करना क्योंकि सीपीए नहीं, क्योंकि वो लोग को इकोनॉमी से मतलब नहीं, उन लोग को अपने कमाई से मतलब है। इट इज अनप्लान्ड। वो सब प्लान होता है पर इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड। क्या होता है कि पकड़ लो, कोई एक कंपनी ओवर प्रोडक्शन कर दिया, कोई एक कंपनी अंडर प्रोडक्शन कर दिया, यहां पे सब अपने हिसाब से खेला खेलते हैं। पर अगर सोशलिज्म होता, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी, वहां गवर्नमेंट को पता है कि कितने लोग हैं, और गवर्नमेंट ही सब कुछ बना रहा है ना, सब कुछ तो गवर्नमेंट बना रहा है सोशलिज्म में। उसको पता है कितना प्रोड्यूस करना है, वो प्लान्ड मैनर में करना कि भैया 100 लोग हैं अगर, तो 100 जोड़ी कपड़ा बना देगा, मतलब उस हिसाब से, ठीक है ना? पर अनप्लान्ड क्यों है कैपिटलिज्म? यहां अलग अलग फर्म्स है, कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कुछ कम प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी वार्डरोब कम लगेगा, है ना? ठीक है, आओ। हाँ, ओके। तो यहां पे प्राइस मैकेनिज्म इज द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। इसीलिए, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, इसीलिए कैपिटलिज्म अनप्लान्ड होने के बावजूद भी केओस में नहीं आता। लुक एट यूएसए, ठीक है ना? आ जाओ। ओके ओके, ठीक है, यहां तक ही हो गया। नेक्स्ट वी कम टू फंक्शंस। फंक्शंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइस मैकेनिज्म की क्या मेन फंक्शंस है, आओ एक एक करके देखें। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अपने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़े थे। 2 टाइप का एक्टिविटीज होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में 3 पार्ट्स आएगा। पीसीआई, याद है आपने पढ़े थे, पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया वगैरह देखे थे, ऐसा कुछ माहौल था। पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। पीसीआई का मतलब इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? ये तीनों मेन ब्रॉड कैटेगरीज है किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। देखो यहां पे है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या क्या हो गया? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग को भूल जाओ इसमें, बस पीसीआई लिख देंगे, इनफ रहेगा अपने लिए, ठीक है ना? इसलिए अपने पीसीआई बोलते हैं। अब फॉलो करना। अब अगर प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू प्राइसेस अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब पीसीआई उस कंट्री का बढ़िया है, और अगर प्राइसेस कम होगा, इसका मतलब पीसीआई उस कंट्री का खराब है, कम है, ठीक है ना? लाइक एक पुअर कंट्री होगा, पुअर कंट्री में प्राइसेस कम रहता है, पीसीआई खराब रहे। और एक रिच कंट्री है, वहां पे प्राइसेस काफी हाई रहता है, वहां का पीसीआई काफी बेटर हो, ठीक है ना? तो प्राइस मैकेनिज्म बच्चों लेवल बताता है, उस कंट्री का लेवल बताता है कि किस तेजी से या किस स्लोली मैनर में वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही। वंश क्लियर? तो प्राइस मैकेनिज्म क्या है बच्चों? मेन इंस्ट्रूमेंट है टू डिटरमिन पीसीआई के लेवल्स। ऋषा, तुमको समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट अपने आते हैं। ऑफ कोर्स ये पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राइस मैकेनिज्म कोऑर्डिनेट करता है, किन चीजों को कोऑर्डिनेट करता है? वो डिसीजंस को कोऑर्डिनेट करता है ना, डिसीजंस को। ऑल डिसीजंस जो इंडिविजुअल्स लेते हैं। इंडिविजुअल्स मतलब कौन? हम लोग तो नहीं लिख के आएंगे। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड रिसोर्स सप्लायर्स, जो अपने पढ़े थे।
तो जो भी डिसीजंस होता है इंडिविजुअल्स का, वो मार्केट प्राइसेस को देखकर लेते हैं, मार्केट प्राइसेस को देखकर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, डिसीजंस हो गया कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूसर्स का, ये कोऑर्डिनेट करता है प्राइस मैकेनिज्म, ये कोऑर्डिनेट करता है प्राइस मैकेनिज्म। अर्शल क्लियर है? चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। प्राइस मैकेनिज्म बी लाइक द गाइडिंग स्टार फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। आज आओ, तुम लोग कंज्यूमर्स हो, तुम लोग प्राइसेस को देखकर क्या सोचोगे, क्या करोगे? हाँ, वो भी सोचते हैं अपने। सबसे पहले तो क्या अपने प्राइसेस को देखते हैं तो पहला अपने ये ख्याल आता है कि ले कि नहीं ले, है ना। आज बहुत सारे केसेस में क्या होता है, तुम स्नीकर्स खरीदने जाओगे या बैग्स खरीदने जाओगे, उसका प्राइस इतना होता है जो तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा है। 35,000 का, 40,000 का बैग सैलरी से भी ज्यादा हो गया। तो उस केस में क्या है, सबसे पहले आदमी आदमी मतलब कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मुझे लेना है कि नहीं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से भी देखता है वो कि मुझे लेना है कि नहीं। अब वो डिसाइड कर लिया कि मुझे लेना है कि नहीं, फिर नेक्स्ट वो क्या डिसाइड करता है पता है? कितना लेना है। ठीक है ना, व्हाट टू बाई एंड इन विच क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी। ठीक है ना। तो कंज्यूमर्स को इस तरीके से प्राइस हेल्प करता है। आओ, हाँ, determining the composition of expenditure. Now tell me about this. प्राइसेस को देखकर क्या चीज हम लोग सेट करते हैं? एक्सपेंडिचर का कॉम्पोजिशन, कि भाई खर्चा तो करना है अपने को, इतना खर्चा उसमें करेंगे, इतना खर्चा उसमें करेंगे, उस हिसाब से। यहां मेन चीज क्या है? कंज्यूमर दो चीजों को देखता है, एक अपने सैलरी को और एक सामने के प्राइस को, है ना। कंज्यूमर देखता है अपने लेवल ऑफ इनकम को, एंड साथ ही साथ वो क्या देखेगा? प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो दोनों को बच्चों कंपेयर करें, वो दोनों को कंपेयर करें। ठीक है। हाँ, यहां पे क्या है? डिसाइड व्हाट क्वांटिटीज। सबसे पहले व्हाट टू बाई एंड नेक्स्ट क्या है? व्हाट क्वांटिटीज। ऑलराइट, चलो ओके। कहां देखता है वो इन सारी चीजों को? प्रोडक्ट मार्केट। उसको मतलब नहीं है फैक्टर मार्केट से, वो खरीदेगा कहां से? प्रोडक्ट मार्केट से, है ना। चलो ओके, नेक्स्ट आओ। प्रोड्यूसर्स के केस में प्राइसेस कैसे इंफ्लुएंस करता है उनको? आओ लेट्स हैव अ लुक एट इट। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा व्हाट कमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। आज मैगी क्या बनाता है? मेनली नूडल्स। मैगी मैगी बनाता है। कोलगेट कोलगेट बनाता है। मैगी नूडल्स बनाता है। अब मैगी को दिखे, मान लो कि लोग पास्ता की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पास्ता का प्राइसेस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जा रहा है मार्केट में, तो मैगी क्या करेगा? पास्ता भी बनाता है पर ज्यादा वो नूडल्स के सेगमेंट में है, तो वो फिर क्या करेगा? नूडल्स को कम कर देगा एंड ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देगा वो पास्ता को। क्या लंच ब्रेकफास्ट करके नहीं आया तुम? गलत काम करता ना ऐसा, खाते खाते आ जाओ, रोटी वोटी हाथ में रख लो और एक सब्जी यहाँ रख लो। तुम रैपिडो में, हाँ, तुम्हारा जो रोटी है सब्जी भर दो पूरा उसमें। इसके लिए नाश्ता होना चाहिए। बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना। मतलब स्कैर्सिटी है, तो स्कैर्सिटी है तो वो हो गया फंडामेंटल प्रॉब्लम। क्या खाए क्या नहीं खाए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया। बहुत प्रॉब्लम है। सुबह सुबह क्लास मत रखो सर आप, है ना। ओके, तो प्रोड्यूसर्स प्राइसेस को देखकर सोचते कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है ना। डिसाइड व्हाट कमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। उनका सोल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, यहां पे देखो, इट इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, बेस्ड ऑन टू थिंग्स, प्रोडक्ट प्राइसेस एंड फैक्टर प्राइसेस। समझना इस चीज के बारे में। प्रोड्यूसर को दोनों चीज देखना होता है, एक
अपने प्राइसेस को देखना होता है और एक फैक्टर प्राइसेस को देखना। फैक्टर प्राइसेस के पास लिख सकते हो, अच्छा कॉस्ट लिखा है वहां पे, लिखना नहीं है। फैक्टर प्राइसेस को वो क्यों देखेगा? बिकॉज वो उसका कॉस्ट है। फैक्टर प्राइस उसका कॉस्ट है बच्चों। आर्यन तुमको समझ में आ गया ये? आज लेस का पैकेट जो है मतलब 10 रुपए का आता है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट 10 रुपए से उसका क्या है, कम पड़ता होगा, है ना, तभी तो 10 रुपए में बेचता है। अगर कॉस्ट पड़ता 12 रुपया तो वो 15-20 रुपए में बेचता। तो पहले वो देखता है कि मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है। आज मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूं, जो बुक्स प्रोवाइड करता हूं, मैं जितना भी रुपया लेता हूं, कॉस्ट उससे क्या है, कम होता है। ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा होगा, मैं कम प्राइस चार्ज करूं, वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। पार्ले जी का प्राइस बढ़ा है तो वो कुत्ते वाला बिस्किट ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी कभी कभी वो खाते हैं। बोर्डिंग लोग सब भगवान वाली चीजें कि कम रेट में ज्यादा खाना। 3 रुपीज में 5 बिस्किट, यही होता है। आज लेज का प्राइस तब से 10 रुपया है। क्या हो रहा है, हवा बढ़ते जा रहा है ना उन लोग, हम लोग कुछ बढ़ा रहा है उसमें। हाँ वो लेस पढ़ा हुआ है क्या? मुझे लगा बैग खुल के तुम कुछ निकालेगा, कैसे रखो उसको उसमें। यही होता है। तो इन लोग क्या है, क्वांटिटी कम कर देते हैं। पहले मैगी आता था 100 ग्राम एक पैकेट में, अब 60 या 70 ग्राम्स कर दिया। वेरी गुड, किसी को बोला मत मेरे से पढ़ता है तुम। 10 साल पहले तुम खरीदता और अभी एक्सपायर्ड माल खाता तुम। इकोनॉमी। आओ, तो प्रोड्यूसर दो प्राइसेस को देखेगा। पहले किसको देखेगा वो, फैक्टर प्राइसेस को, उससे उसको उसका बेसलाइन मिल जाएगा, उसका कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट प्राइसेस को देखेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट प्राइस है उतना ज्यादा उसका क्या होगा, लेवल ऑफ प्रॉफिट, लेवल ऑफ प्रॉफिट। पानी एक्सपायर नहीं होता है, पानी का बॉटल एक्सपायर होता है। वो जो लिखा होता है ना पानी के बॉटल्स में एक्सपायरी डेट, दैट इज नॉट फॉर द वाटर, दैट इज फॉर द बॉटल। प्लास्टिक है बोल के, क्योंकि प्लास्टिक लीच करता है उसके अंदर, तो वो चीज। आ जाओ, इतना नॉलेज मेरे को आता है क्योंकि हम बहुत सारी चीजों का ध्यान करते हैं, बहुत नॉलेज वाली चीजों को पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आओ, बचपन से कमा रहे हैं हम, बोलिए ना। बचपन से कैसे कमा रहे हैं हम? आपका सर में फिर आप ओ वो, तो कमाने का मतलब ये क्या कि जीके अच्छा होगा मेरा? जरूरी नहीं है वो चीज। तुम लोग को भी यही बोलेंगे हम, तुम लोग भी तो जीके अपना स्ट्रांग करो, क्योंकि तुम लोग के केस में आजकल क्या है ना, तुम लोग पता नहीं कहाँ बिजी रहता है, पता नहीं कहाँ बिजी रहता है तुम लोग का एकदम कॉमन सेंस लेवल, आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाता है। यू ओनली नो बुकिश थिंग्स एंड व्हाट बॉलीवुड एक्टर्स आर डूइंग। जीके स्ट्रांग करो थोड़ा, है ना, उससे तुम लोग को मजा आएगा काफी। यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड। नेट में पढ़ो सब चीजों के बारे में, नेट में पढ़ो। न्यूज़लेटर्स अपनी ईमेल आईडी में डलवाओ। न्यूज़लेटर्स भी होता है बहुत सारे साइट्स का, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया। तो तुम लोग बस हेडिंग भी पढ़ लेगा ना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, डोंट हैव टू रीड इन डिटेल। न्यूज तो वो करंट अफेयर्स पता चलता है। ठीक है, आओ, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम समझ में आ गया? फॉलो करना, फैक्टर इनकम समझ में आया? RWI कौन डिसाइड करता है ये? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि तुमको वो कितना वेज वगैरह, कितना रेंट वगैरह देगा, ठीक है ना। आओ, तो प्राइस मैकेनिज्म यहां भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटर्मिनिंग द रेम्यूनरेशंस टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
कि भैया मैं तुमको रेंट कितना दूंगा, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना दूंगा वगैरह। तुम लोग 12 में देखोगे इस चीज को। आज पकड़ लो, ये लेज का प्राइस है 10 रुपया, लेज का प्राइस 10 रुपया, तो वो 4 चीजों में बंटता है हमेशा, 4 चीजों में। वो तो हाँ भैया। अरे एक्चुअली अगर एकदम देखा जाए तो 5 चीजों में बढ़ता है। एक हो गया तुम लोग का क्या, RWIP, और एक टैक्स हो गया। गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है ना। तो मान लो टैक्स 1 रुपया जुड़ा है, रेंट 2 रुपया जुड़ा है, वेज 3 रुपया जुड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज सब। इंटरेस्ट 1 रुपया जुड़ा है, कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। तो लेज लेज एज अ कंपनी ये सारा पहले पे कर देता है, बाद बाकी जो बचता है वो उसका प्रॉफिट है, 3 रुपये, ऐसे करके, ठीक है ना। सो डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टरिंग। आज पकड़ लो कंपनी को प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, तो 12 रुपया कर देगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा चीज देखा कहां जाता है बच्चों, फैक्टर मार्केट में, ऑफ कोर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग्स कार्ड तो तुम लोग इतना, तुम लोग को दरकार ही नहीं फंक्शंस याद करने का। नेक्स्ट आओ, ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमी। मेरे को बच्चों बताना, प्राइस मैकेनिज्म क्या फिक्स्ड चीज रहता है क्या? हर एक मोमेंट में, बिकॉज प्राइस इज अ वेरी सेंसिटिव इंडेक्स, हर एक मोमेंट में प्राइसेस चेंज हो रहा है, तो प्राइस मैकेनिज्म इज वेरी डायनामिक, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। आओ देखते हैं क्या है। लोगों का टेस्ट चेंज होता है हर समय। कल तक करेले का सब्जी पसंद नहीं था, आज पसंद आ रहा है मान लो, तो करेले का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। सप्लाई कंडीशंस चेंज होता है। आज पकड़ लो टमाटर का सप्लाई बहुत कम है, तो उसका प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगा, है ना। फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है कि क्या प्राइसेस होगा। अगर टेक्निक बेटर हो जा रहा है तो नॉर्मली पता है प्राइस क्या होता है, फिर कम हो जाता है। और टेक्निक अगर खराब है, बहुत कॉस्टली टेक्निक है, तो प्राइसेस काफी बढ़ जाता है। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। आज पहले ब्रेड वगैरह बनता था लेबर के थ्रू, वो मुक्का मारते थे उसमें, पैर से उसके ऊपर चढ़ते थे, ठीक है ना, वो ब्लैक ब्लैक दिखता है कभी ब्रेड में, वो सभी होता है। हाँ, ये हो गया मैनुअल टेक्निक, तो बहुत कॉस्टली था पहले। अब ब्रेड बनता है मशीनों के थ्रू, तो थोड़ा प्राइसेस कम हो गया, ठीक है ना। नहीं बढ़ेगा, हर साल बढ़ते जाएगा इन्फ्लेशन के कारण, पर बहुत पहले के मुकाबले जब मैनुअल तरीके से बनता था, और उस मुकाबले प्राइसेस कम है। आओ ओके, तो ये सारे चीजें चेंजेस पैदा करती है, ये सारे चीजें चेंजेस पैदा करती है किसमें, प्रोडक्ट प्राइसेस में एंड फैक्टर प्राइसेस। इसका मतलब प्राइस मैकेनिज्म हमेशा क्या है, ऊपर नीचे होता है, फ्लेक्सिबल है काफी। इसी के कारण स्मूथ फंक्शनिंग होगा बच्चों इकोनॉमी, स्मूथ फंक्शनिंग होगा इकोनॉमी। आओ आज लास्ट अपने पढ़ने वाले हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। इसका मैं सिर्फ बोल्ड पॉइंट्स पढ़ूंगा, सिर्फ बोल्ड पॉइंट्स, ठीक है। अंदर वाला तुम लोग रीड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ऑलराइट, आ जाओ, ठीक है, ध्यान देना। और प्लीज तुम लोग एग्जाम में जाओ ना, तो देखना कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है। फंक्शंस में कंडीशंस लिख के आ जाओगे, कंडीशंस में फंक्शंस लिख के आ जाओगे, ऐसा गलती मत कर। आओ, ये भी अच्छा टॉपिक है। प्राइस मैकेनिज्म को स्मूथली वर्क कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शन। आओ ध्यान देते हैं। सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन किसके बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में एंड कंज्यूमर्स के बीच में। कंपटीशन सबके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, पहले मैं बोल्ड पॉइंट्स पढ़ रहा हूं। एंड प्राइस मैकेनिज्म के होने के लिए गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन एट ऑल। गवर्नमेंट को सिर्फ सोते रहना चाहिए, क्योंकि जाग कौन रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स।
यही तो था ना अपना कैपिटलिज्म में, गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी से, गवर्नमेंट का नो इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, डिमांड, डिमांड कौन करते हैं? बायर्स, कंज्यूमर्स, है ना। डिमांड नीड्स को दिखाएगा, कंज्यूमर का जितना नीड है उतना ही उसको डिमांड करना चाहिए। डिमांड शुड नॉट रिफ्लेक्ट वांट्स। यस, वांट्स लोगों का कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। डिमांड शुड नॉट बी इक्वल टू वांट्स, डिमांड शुड बी इक्वल टू ओनली नीड्स। नेक्स्ट, करेक्ट एंटिसिपेशन होना चाहिए ऑफ डिमांड। लिख लो, बाई प्रोड्यूसर्स, सब बताएंगे। ये जो कंज्यूमर का प्यास है ये बुझाता कौन है? प्रोड्यूसर्स। तो उसको पता होना चाहिए ना कितना प्यास लगा है कंज्यूमर को। कंज्यूमर को ज्यादा प्यास लगा होगा तो ज्यादा पानी बनाएंगे हम, कंज्यूमर को कम प्यास लगा होगा तो कम पानी बनाएंगे हम। तो उसको असेस करना आना चाहिए, प्रोड्यूसर को करेक्टली अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट इज द डिमांड। आज डिमांड अगर ज्यादा हो, प्रोड्यूसर कम बना दे तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर डिमांड कम हो और प्रोड्यूसर क्या करे, बहुत ज्यादा बना दे अगर, तो क्या हो जाएगा, वो ओवर प्रोडक्शन, है ना, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगा उस केस में। तो प्रोड्यूसर शुड करेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द डिमांड इज, प्रेडिक्ट करना चाहिए उसको। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग मान के चलेंगे कि सारे रिसोर्सेज, कहने का मतलब क्या है, LLCE, नहीं लैंड भी, ये सारे मोबिल होने चाहिए। हाँ, यस, LLCE शुड बी वेरी मोबिल। एंड मोबिलिटी का मतलब यही नहीं है कि तुम ज्योग्राफिकली यहां से वहां ट्रांसफर करो, उसका मतलब ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है। मतलब लैंड को तुम फिजिकली तो यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पर लैंड पे जो काम हो रहा है उसको तुम चेंज कर सकते हो। आज पकड़ो, यहाँ इस लैंड में बिल्डिंग बना हुआ है, क्या पता 50 साल बाद यहाँ पे खेती बाड़ी हो रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या पता इस लैंड में पहले क्या हो रहा होगा, नोबडी नोज। पहले क्या है, लोग पार्टी करते होंगे यहाँ पे जानवर रह रहे हो। और लंबा लंबा बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस शुड बी स्टेबल। मतलब क्या हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह क्या है वहां पे एकदम स्टेबल रहे। ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हर साल हर समय ऊपर नीचे होता रहे, तब प्राइस मैकेनिज्म विल नॉट बी एबल टू वर्क। आज पकड़ लो कोरोना, कोरोना हर साल आते रहे, हाँ अच्छा होगा, अच्छा होगा, है ना, लॉकडाउन। तो आज पकड़ लो हर साल कोरोना अगर आए तो प्राइस मैकेनिज्म ठीक से वर्क नहीं कर पाए, बहुत प्राइसेस शूट अप करेगा वगैरह वगैरह। मरेगा नहीं तो लॉकडाउन भी देगा वो। ठीक है, वो ध्यान दो, फटाफट मार्क कर लेते हो। ए वैक्सीन वैक्सीन अब छोड़ो, ध्यान दो यहाँ पे। जब तो कोई मर नहीं पा रहा। अर्शेल ध्यान दो, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन सबसे muy importante, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन प्राइस मैकेनिज्म का क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। बिकॉज प्राइस मैकेनिज्म रिलाइज ऑन डिमांड एंड सप्लाई, एंड डिमांड एंड सप्लाई करने के लिए लोग चाहिए बेटा, लोग चाहिए। आ जाओ, यहां पे क्या मार्क करेगा तुम लोग, हाँ, ईच वन कैन नॉट कंट्रोल प्राइस। मतलब एक आदमी प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। नेक्स्ट, नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, ये तुम लोगों को समझ में आ गया ऊपर वाला लाइन। हाँ, प्राइस मैकेनिज्म एबल टू फंक्शन, अलाउड टू ऑपरेट फ्रीली। प्राइस मैकेनिज्म तभी काम कर सकता है ढंग से इफ इट इज अलाउड टू परफॉर्म फ्रीली। सिंपल बात है। आज गवर्नमेंट आके लेस का प्राइस 5 रुपया फिक्स कर दे, तब तो प्राइस मैकेनिज्म वर्क ही नहीं कर पाएगा। तब क्या डिमांड क्या सप्लाई, 5 रुपया में ही बेचना है, 5 रुपया में ही खरीदना है ना। आ जाओ, गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे कैसे कर सकता है वो देखते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग सिस्टम लगा दे, यू नो व्हाट इज लाइसेंसिंग सिस्टम,
मैन्युफैक्चर करने की लाइसेंस कि तुम इसको सही तरीके से प्रोड्यूस कर दो। हाँ हाँ, और होता है फिक्सेशन ऑफ कोटास। कोटा समझ में आता है? हाँ कि इतना परसेंट ऑफ जॉब या जो भी किसी को देना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट, कोटा सिस्टम। हाँ, फालतू चीज हो गया वो। इट्स द मैक्सिमम लिमिट कि भाई तुमको इतना बेचना होगा, इतना रुपए में, मतलब उस हिसाब से। नेक्स्ट, हाउ डिमांड शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स। यस, इफ नॉट सो तो पॉसिबिलिटी हो सकता है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। आज जितना तुम्हारा नीड है, नीड डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू हैव, बट वांट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। वांट कभी पॉकेट नहीं देखता है, वांट तो कुछ भी हो सकता है अपना, है ना, पर नीड हमेशा किस चीज को देखेगा? तुम्हारे पॉकेट को देखेगा। तो तुम्हारे पॉकेट में उतना पैसा है, मतलब तुमको जेन्युइन नीड है, मतलब तुम जेन्युइन डिमांड कर रहे हो, तो उतना ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। आज वांट तो तुम करोगे पोर्शे का, मर्सिडीज का, बीएमडब्ल्यू का, तुम्हारे घर के सामने तो फैक्ट्री खुल नहीं सकता, शोरूम खुल नहीं सकता उसका। खुल जाएगा, देखिएगा कुछ बिक ही नहीं रहा है, जबकि सबका वांट था बीएमडब्ल्यू खरीदने का। वांट इज समथिंग एल्स, नीड इज समथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट आओ, करेक्ट एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। प्रोड्यूसर्स शुड एंटिसिपेट डिमांड करेक्टली। यहां लिख लो प्रेडिक्ट। अगर प्रोड्यूसर ठीक से प्रेडिक्ट कर पाएगा तो वो सही तरीके से उतना ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। हर बार सही नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता ही है। आज आईफोन वगैरह भी हो गया, आईफोन ये सब जो बनता है पूरा तो ना बिक पाता है, आईफोन पूरा बिक नहीं पाता है। हाँ, तो उन्होंने क्या करता है, जो आईफोन नहीं बिक पाता उसको रिटर्न मंगवा लेता है, या तो एक एसई बोल के आता है, एसई, आईफोन ऐसी करके उसको नया बना के बेच देता है, या तो पूरा कंपोनेंट्स खोल देता है और नए वाले में लगाता है उन लोग। वही चीज हो गया। अगर करेक्टली एंटिसिपेट नहीं कर पाओ तो पॉसिबिलिटी होगा क्या चीज का? ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। आज तुम लोग के लिए बुक्स आना बचा है ना, तो अंडर प्रोडक्शन हो गया था ना, अब और बुक्स मंगा रहे हैं हम। एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा तुम्हारा अन्वेषा का, और ये बैठी थी ना युविका, उन लोग को देना है फिलहाल। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हाँ, एसेंशियल है बबुआ कि रिसोर्सेज क्या है? परफेक्टली मोबिल हो, परफेक्टली मूव कर सके। और मूवमेंट का मतलब ऊपर में लिख लो, ज्योग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल। ज्योग्राफिकल मतलब फिजिकली यहां से वहां मूव करना, एंड ऑक्यूपेशनल मतलब उसका यूज जो है वो शिफ्ट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। लैंड के केस में क्या होगा? कैसा मोबिलिटी होगा इन दोनों में से? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। लेबर के केस में दोनों होगा, लेबर के केस में, है ना, या तो अपना स्टेट सिटी चेंज कर सकता है वो ज्योग्राफिकल, या तो अपना काम धंधा चेंज कर सकता है ऑक्यूपेशन। ठीक है, आ जाओ। ओके, इससे क्या है ना, इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा प्राइस में। क्या नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस। हाँ, मतलब क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए इकोनॉमी में, एक डेवलप्ड लीगल सिस्टम होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स, ऑल द नॉन इकोनॉमिक थिंग्स। ठीक है ना, चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। इसको अपने कंटिन्यू करेंगे ट्यूसडे वाले क्लास में, एंड विल एंड दिस चैप्टर। 7:30 बजे रहता है ना। That's it for today, guys. Thank you so much. Take care and bye bye.